जागीरदार कारिफ शाह अयाश पसंद खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक है। वो अपनी हर रात एक नई हसीन लड़की के साथ गुजारता है और उसका शराबनोशी में दिन मधोश गुजरता है। आरिफ कारिफ का दोस्त है। वो कारिफ को जबरदस्ती अपनी फैमिली की शादी में ले जाता है। वहाँ पर उरुलेन के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। वो नशे में मदहोश होता है। वो उरुलेन को अपने साथ एक रात गुजारने की ऑफर देता है, जिस पर वो उसे कसकर थप्पड़ मार देती है। कारिफ शाह गुस्से से पागल हो जाता है और आरिफ से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। आरिफ शाह हुरुलैन की यूनिवर्सिटी जा पहुंचता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ एक रात गुजारने का क्या लेगी। कारिफ शाह की बात सुनकर हूर का मारे गुस्से के बुरा हाल हो जाता है। उसको एक नहीं 4-5 थप्पड़ मारती है। कारिफ शाह की इस हरकत पर भूत बन जाता है। इसे इस छोटी सी लड़की से ये उम्मीद हरगिज़ न थी। वो गुस्से में बेकाबू होकर ये भी भूल जाता है कि वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में खड़ा है। वो उसका बाजू पकड़कर अपने नजदीक कर लेता है। कारिफ शाह पर हाथ उठाया है तुमने। अब कारिफ शाह तुमको तुम्हारी औकात बताएगा। सिर्फ एक रात बिताने का कहा था ना। अब से तुम हर रात मेरे बिस्तर की ज़ीनत बनोगी और मेरी शक्ल पर थूकना पसंद नहीं करती ना, आज से यही शक्ल सुबह और शाम देखोगी। कारिफ शाह अपने बाबा जान को कहता है कि इसे हुरुलैन से शादी करनी है। कारिफ के बाबा इससे बहुत प्यार करते हैं। वो इसकी जिद देखकर समझ जाते हैं जब तक इनका बेटा इस लड़की से बदला नहीं ले लेता उसे सुकून नहीं मिलेगा। कारिफ के बाबा उसकी शादी हूर से कर देते हैं। इन्हें पता है कि जब तक इनका बेटा अपना इंतकाम पूरा नहीं कर लेता इसे सुकून नहीं मिलेगा। वो जानते हैं कारिफ को उसका दिल भर जाएगा तो वो उसे छोड़ देगा। कारिफ शादी की रात हुरुलैन के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। ऐसा सलूक तो कोई खरीदी हुई औरत के साथ भी नहीं करता। वो इसे बुरी तरह तोड़ फोड़ देता है और इससे अच्छी तरह बता देता है कि वो इससे बदला लेगा। जब उसका दिल भर जाएगा तो उसे छोड़ देगा। कारिफ उसे हनीमून का कहकर पेरिस ले जाता है। वो वहाँ पर भी उसे अपनी हवीस का निशाना बनाता है। दूसरी तरफ हुरुलैन के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। वो अपने मामू मामी के साथ रहती है। बचपन से ही उसने अपनी मामी का बहुत बुरा सलूक देखा है। कारिफ के बाबा हुरुलैन की शादी का सारा खर्चा उठाते हैं। इसीलिए हुरुलैन ये सोचकर परेशान है कि कारिफ उसे तलाक दे देगा तो वो कहाँ जाएगी। कारिफ की गर्लफ्रेंड इनको क्लब में दावत पर मधु करती है। कारिफ हुरुलैन को नादे पर ड्रेस देता है क्लब में जाने के लिए। दिल पर पत्थर रखकर हुरु और कारिफ की ख्वाहिश पर वो ड्रेस पहन लेती है। पर हूर को इस ड्रेस में देखकर कारिफ शाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो हूर को इस ड्रेस में लेकर क्लब में जाए। वो हूर को कपड़े चेंज करने का बोल देता है। इसको अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही होती है। ये एक बहुत बड़ा क्लब था। यहाँ हर किस्म के लोग थे, अजीब किस्म के। ना मैरूम के हाथों में हाथ डाले कभी इधर चल रहे थे कभी उधर। उसे ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लेकिन इसकी पसंद और नापसंद की यहाँ पर अहमियत ही कहाँ थी। इसे एक तरफ बैठाकर वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा मसरूफ़ हुआ इसे इसकी ज़ात को बिल्कुल ही फरामोश कर चुका हो। इसे याद ही ना हो कि इसके साथ कोई और भी है। कोई और भी इसके साथ यहाँ आया था और इसके लिए कितनी बेमायना थी वो बहुत आसानी से समझ सकती थी। यार तुमने अपनी वाइफ को वहाँ क्यों रोक रखा है? इसे यहाँ बुलाओ ना हमारे पास, ज़रा मिलवाओ भाभी जी से। पता चले कि भाभी जी को कहाँ कैसे हमारे यार के दिल में उतर गई। इनके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं है। कहाँ से पकड़ कर लाए हो इस लड़की को? मुझे तुम्हारी पसंद नहीं लगती। ये ज़रूर तुम्हारे माँ बाप की पसंद होगी। इसका एक दोस्त इसे देखते हुए बोला, जिस पर उसने बेख्तियार कहा था। कारिफ शाह पर अपनी कोई पसंद नहीं थोप सकता। कारिफ अपनी मर्जी से सब कुछ करता है और ये लड़की मेरी पसंद है। मैंने खुद इसे शादी के लिए चुना है। ये मेरा अपना इंतखाब है। जिस लड़की मैं बीवी के तौर पर चाहता था ये बिल्कुल वैसी ही है, मेरी पसंद के ऐन मुताबिक। जिस तरह की लड़की कारिफ शाह को चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही मैंने खुद इसे ढूंढा है और इससे निकाह किया है। मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी पर सर झुकाया क्योंकि मैं सबको पहले से ही बता चुका था कि मैं अपनी ज़िंदगी में जिस लड़की को शामिल करूँगा वो मेरी पसंद की होनी चाहिए। मुझे कोई इतराज़ नहीं था अगर मेरे माँ बाप ने भी मुझे किसी से बांध देते, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी पसंद को अव्वलीन जाना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वो इन सबको देखते हुए बोला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो यार, लेकिन मेरे डैड तो कभी भी मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं होने देंगे। बल्कि उन्होंने तो अपनी पसंद की कोई लड़की भी ढूंढ ली है और मेरी सारी गर्लफ्रेंड जो मुझसे शादी की उम्मीद लगाई हुई थी सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो कहका लगाते हुए बोला, गर्लफ्रेंड से शादी वैसे भी कोई नहीं करता। कारिफ ने इसकी बात काट दी तो इसने एक बार फिर से कहका लगाया, तुम ज़रा रुको, मैं भाभी जान से मिलकर आता हूँ। एक दोस्त उठ कर कहने लगा तो कारिफ ने सख्त निगाहों से उसे देखा। वो उसे अलग बैठाकर ही इसलिए आया था क्योंकि वो अपने दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। वो नहीं चाहता था कि वो इनके साथ आकर बैठे, इनमें घुले मिले। वो इन सबसे अलग थी तो बेहतर था इसका अलग रहना। लेकिन उसके ऊपर जाने पर कारिफ ने इसे मना नहीं किया था। जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने जा रुका। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, मेरा नाम तैयब अहमद है। मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ। आजकल का नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का साथ है मेरा और कारिफ का। हम एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त हैं। आप यहाँ अलग होकर खड़ी हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपके कपड़ों और इस तरह पर्दा करने से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप हमसे बहुत अलग हैं।
लेकिन फिर भी अलग होकर खड़े रहना बहुत अजीब बात है, इसलिए आए हमें ज्वाइन कीजिए। वो अजीब से अंदाज में कहता, इसका हाथ थाम चुका था, जबकि यूं अचानक अपने हाथ थामे जाने पर हूर ने हाथ खींचा था। इसे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि कोई गैर महरूम इसे यूं हाथ लगाए। तो ये भाई प्लीज मेरा हाथ छोड़ें। इसने बहुत इज्जत से इसे मुखातिब किया, जबकि दूसरी तरफ से फिर कहका लगाया गया, देख तेरी बीवी मुझे भाई कह रही है, मैं कब इसका भाई बन गया? मुझे ऐसे रिश्तेदारों से सख्त नफरत होती है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। चलो ये सारी बातें बात के लिए रख लेते हैं, आओ हमें ज्वाइन करो। इसका हाथ थाम कर वो सारी इज्जत और एहतराम भुला चुका था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। इस लम्हे में वो जमीन बोस हुआ था। इससे पहले कि वो मजीद इसकी तरफ बढ़ते हुए कुछ करता, पीछे से दो लड़कों ने थाम कर उसे घसीटा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था अपनी बीवी का हाथ यूं किसी के हाथ में देखकर। सबसे ज्यादा तकलीफ से हूर की आंखों में आंसू गिरते देखकर हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे वो भी इसलिए कि क्योंकि किसी गैर महरूम ने बेतकल्लुफी से उसे छुआ था। उसने अपना आप इन लड़कों से छुड़ाते हुए बेख्तियार उसके नाजुक वजूद को थाम कर अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो इसकी कैफियत को समझ गया था कि इस पर क्या गुजर रही है। इसकी मजबूत बाहों का सहारा मिलते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी कैफियत को वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। कारिब का कोई दोस्त उससे इस तरह की बदतमीजी करेगा इसने सोचा भी नहीं था। कारिब सॉरी, मैं माजरत करती हूँ। तैयब ने जो भी किया वो बहुत गलत था। तुम्हारी बीवी बहुत बहुत ओवर हो रही थी हमसे वहाँ, पर इसका यूँ सबसे अलग रहना जरूरी था क्या? मार्केट वाली लड़की इसके पास आकर कहने लगी, जबकि कारिब ने इसे अपने पास पाकर हूर को मजीद अपने धीरे में छुपा लिया था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, और आज के बाद ऐसी पार्टीज में बुलाने से पहले याद रखना कि मेरी बीवी तुम लोगों में से नहीं है, वो अलग है, इसीलिए कारिब शाह की बीवी है। वो इसे गुस्से से देखकर कहता, उसका हाथ थामे इसी तेजी से वहां से निकल गया था, जबकि पीछे खड़ी लड़कियां मुट्ठियां बीच कर रह गई। कारिब इसको वापस होटल ले आया था। वो खुद भी बहुत परेशान हो गया था इसकी हालत देखकर। वो बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। वो गाड़ी में भी मुसलसल रोती रही। वो उसके रोने की वजह अच्छे तरीके से समझ गया था। वो किस तरह की लड़की थी वो तो इन चंद दिनों में वो खुद भी जान गया था कि वो एक ऐसी लड़की थी। इसकी पागजी का गवाह खुद इसका शौहर था। इसे बहुत गलत किया इसे वहां ले जाकर। इसे हरगिज पता नहीं था कि कोई इस तरह की बदतमीजी करेगा। वो इस दिन को भूला नहीं था जब इसने उसका हाथ थामा था, जिसके बदले में इसकी साथ जिंदगी की सजा के तौर पर काट रही थी। रोना तो बंद करो यार, जो भी हुआ भूल जाओ। अगर इतना ही बुरा लगा था इसका हाथ थामना, तो जैसे मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था इसके मुंह पर भी मारकर बात खत्म कर देती। मेरे सामने कैसे हाथ चल रहे थे तुम्हारे? इसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसको जवाब नहीं दे सकती थी? वो इसे बेड पर बैठाते हुए तेरा सख्त लेजे में गोया हुआ। वो आपके दोस्त थे, मुझे लगा मेरी इस तरह की हरकत से आपको बहुत बुरा लगेगा, आप मुझे और सजा देंगे। मुझसे आपका रवैया बर्दाश्त नहीं होता। ना जाने आप मेरे साथ कैसा सलूक करें। मेरा दिल कर रहा था कि इस आदमी को मैं जान से मार डालूं, और तुम इसे दोस्त कह रही हो। कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा तो क्या यूं ही इसका मुंह देखती रहोगी, ये सोचती रहोगी कि वो तुम्हारे शौहर का दोस्त है? और मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितना शादी से पहले तुमने अपना हाथ थामने पर मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था, तुम्हें यहाँ पर भी ऐसा ही करना चाहिए था। कोई भी मर्द हक नहीं रखता किसी और पर जबरदस्ती करने का। वो चिल्लाते हुए बोला तो हुरुले ने एक जख्मी निगाह से इसकी तरफ देखा। इससे आगे वो जैसे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी निगाह अपने आप झुक गई थी। आज इसे अपने दोस्त की हरकत बुरी लगी थी। इसका अपनी बीवी का हाथ थामना इसे बुरा लगा था। इसे थप्पड़ मारने के लिए कह रहा था वो। जब उसने इसके साथ वैसा ही किया था तो वो दले पर उतर आया था। आज उसका दोस्त वही हरकत कर रहा था तो वो गलत था। लेकिन जब 1 महीने पहले इसने खुद वो हरकत की थी तब वो सही था। अगर इसकी नज़र में किसी लड़की के साथ बदतमीजी करना, उसके साथ ज़बरदस्ती करना गलत था, तो फिर वो कैसे अपनी बदतमीजी को सही करार दे सकता था? उसने भी तो वही किया था उसके साथ, और जिसकी सज़ा वो पिछले 1 महीने से हर रात उसे दे रहा था। क्या फ़र्क है इसमें और तैयब में? बस इतना कि उसने 1 महीना पहले एक आम सी लड़की का हाथ थाम लिया था, जिसका आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज तैयब ने उसकी बीवी का हाथ थामा तो वो अपनी बीवी की हिफाजत करना जानता था। अपनी बीवी की हिफाजत करना जो उसकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं रखती थी। एक थप्पड़ मार देने की वजह से इसका दर्जा तवाइफ से भी ज़्यादा निचले दर्जे का था। वो सिर्फ अपनी हवीत पूरी करता था। इसे पता था कि वो किस तरह की लड़की है। वो 1 महीने से जान चुका था, लेकिन फिर भी इसके किरदार से निगाहें चुरा रहा था। लेकिन वो इसके किरदार की पाकगी को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। इसका पर्दा, इसकी हया, इसकी शर्म, इसकी घबराहट, इसका गुस्सा बनावटी नहीं था, वो सब कुछ हकीकत थी। और इसने इन्हीं चीज़ों की तो सज़ा दी थी इसे अपने निकाह में लाकर। वो जागीरदार था। इसके एहसास, इसकी इज्जत इसे इतनी अजीज थी कि वो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था, और अब इसे तलाक देकर इसे दर दर भटकने के लिए मजबूर करने वाला था। इसकी नज़रों में निकाह की कोई अहमियत नहीं थी। इसने हूर को कभी कोई अहमियत नहीं दी थी। वो सिर्फ इसके लिए इसकी रात हसीन करने का एक जरिया थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। इसने कभी इसके एहसास को समझने की कोशिश भी नहीं की थी। हाँ, लेकिन इसे यूँ नुमाइश बनाना इसे बुरा लगा था। वो अपनी बीवी को छुपा कर रखना चाहता था। इसे ये सुकून देना चाहता था कि वो एक पाक दामन लड़की है। लेकिन वो आज अपनी ही नज़रों में गिर गया था, और आज वो अपनी हर गलती को समझ गया था।
वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका, हूर को कमरे में छोड़कर वहाँ से निकल आया था। इसके दिमाग में बहुत सारी सोचें चल रही थीं और सबसे अहम सवाल हूर का इसके साथ क्या रिश्ता था। वो इससे मोहब्बत नहीं करता था, वो सिर्फ इसकी ज़िद थी, इसका जुनून। वो सिर्फ इसे हासिल करना चाहता था, सिर्फ एक रात के लिए, और वो ये भी समझ चुका था कि वो सिर्फ एक रात के लिए इसे नहीं मिलेगी। कभी तो उसने इससे निकाह करने का फैसला किया था और उसकी ज़िंदगी अजाब कर दी थी। वो कितना अंधा हो गया था अपनी ज़िद की खातिर। आज इसे हुर लैन से की गई हर ज़्यादती का एहसास हुआ था और बहुत ही ज़्यादा गहराई से हुआ था। वो वापिस कमरे में आया तो हुर लैन सो रही थी। वो इसे डिस्टर्ब किए बिना अपना लिबास बदलता उसके पास आके लेट गया। उसके चेहरे पर अब भी आंसुओं के मिटे मिटे निशानात थे। आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो नाकाबिले कबूल था। इस चीज़ के बारे में सोच कर वो खुद भी बेहद परेशान था। अचानक इस तरह से कुछ हो जाएगा उसने सोचा भी नहीं था, और वो खुद इस तरह के रद्द अमल से गुजरेगा, इसे ये सिचुएशन पर तो इसने बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं किया था। इसे ज़्यादा हैरानगी तो अपनी हरकत पर हुई थी। इसने अपने ही दोस्त, जो कि इसका बचपन का दोस्त कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इस पर हाथ उठाने से पहले एक बार नहीं सोचा था। वो सिर्फ अपनी बीवी का सोच रहा था। इसकी इज्जत को कोई मेली निगाह से देखे तो क्यों? वो इसका दोस्त था, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी बीवी पर निगाह गलत डालने की? वो इसे कोई अहमियत नहीं देता था, इसे अपनी बीवी नहीं मानता था। वो सिर्फ इसे अपने चंद पल की राहत बनाकर लाया था, लेकिन अभी भी तो वो उसके निकाह में थी। और इसके दोस्त कौन सा जानते थे इन दोनों की इस मुलाकात के बारे में? तो इसका मतलब साफ था, अगर इसके बजाय कोई मनपसंद बीवी भी होती तो इसका दोस्त इसके साथ भी ऐसा ही सलूक करता, यानी कि वो इसकी इज्जत को इसी तरह सबके सामने शर्मिंदा करता। इसके माथे की रगें फूलने लगी थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई थी ऐसी हरकत करने की? सोच कर इसका दिमाग घूम रहा था। जब निगाह एक बार फिर हूर के चेहरे पर जा रुकी, कितना मासूम था उसका चेहरा। मासूमियत से भरपूर नाजुक सी लड़की ने क्या बिगाड़ा था इसका? आज इसका दिल चिक चिक कर उससे ये सवाल पूछ रहा था। क्या इसकी गलती इतनी बड़ी थी कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती? इतनी बड़ी तो नहीं थी कि इसे पल पर रुस्वा किया जाए, इसकी तौहीन की जाए। किस लिए वो इसकी तौहीन कर रहा था? वो क्यों इसे रुस्वा कर रहा था? वो क्या बाजार में कोई बिकने वाली औरत थी? नहीं, बल्कि वो अपना दामन बचाकर रखने वाली, अपना आंचल बेदाग रखने वाली लड़की थी। वो दिन रात इसके हाथों में खिलौने की तरह इस्तेमाल हो रही थी, दिन रात उसके हाथों जलील हो रही थी, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इसके शौहर के ओहदे पर फाइज था। और अगर वो इसका शौहर ना होता तो वो इसके मुंह पर तमाचा मारती और फिर से इसे इसकी औकात पहले दिन की तरह से बता देती कि वो कौन है। वो एक मजबूत लड़की थी जो उसकी बाहों में आकर कमज़ोर हो गई थी। ना जाने कौन होती हैं वो खुशकिस्मत लड़कियां जो शौहर का साथ पाकर खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर करती हैं। जिन्हें शौहर के रूप में एक मजबूत सहारा मिलता है, एक मजबूत साहिबान मिलता है, एक मुहाफिज मिलता है, जिसके हाथों अपना आप सौंप कर वो बेफिक्र हो जाती हैं। और वो क्या था? क्या वो इस काबिल था कि हुरुल इंसान इसे अपना आप सौंप कर बेफिक्र हो जाए? क्या वो इसका साहिबान बना था, इसका सहारा, इसका मुहाफिज? नहीं, कुछ भी नहीं बन पाया था। आज इसके होते हुए इसके दोस्त ने इसकी बीवी का हाथ पूरी महफिल में थाम लिया, और यकीनन वैसा ही थप्पड़ इसके मुंह पर मारती अगर वो इसका दोस्त ना होता। इतना कुछ बर्दाश्त करती है और सिर्फ एक शौहर के नाम पर, और अगर वही शौहर उसके जैसा हो तो? इसे खुद से नफरत हो रही थी। वो कैसे गिर गया था अपनी बीवी को अपने हाथों दिन रात जलील करता था, लेकिन आज इसने महफिल में अपने दोस्तों को बीच से यूं बेलिबास कर दिया था कि वो तो इसका लिबास थी, इसकी बीवी थी। वो कैसे गिर गया था इतना? कारी भल्ला में अपने साथ हुर लैन के रिश्ते को देख रहा था। पिछले 1 महीने से इसने सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से हूर को कौन सी तकलीफ थी जो उसने उसको नहीं दी थी। हर रात वो इसकी इज्जत को अपने हाथों से तार तार करता और रात इसे इसकी पागजी की सज़ा देता, इसे इस थप्पड़ की सज़ा देता जो गैर महरूम होने की वजह से इसके मुंह पर लगा था। वो कहता था कि वो जीत गया, वो इसे पा चुका था। तो क्या वो इसे तब पाता जब वो इसकी कुछ भी नहीं थी? वो ये क्यों भूल गया था कि इसे हासिल करने के लिए इसे अपने निकाह में लिया था? वो कोई आम सी लड़की नहीं थी जिसे चंद पैसे देकर इसने एक रात के लिए खरीद लिया हो। वो एक पाकबाज और बुलंद किरदार की लड़की थी जिसे हासिल करने के लिए इसे निकाह करना पड़ा था, जिसका साथ हासिल करने के लिए, चंद लम्हात गुजारने के लिए इसे रुपए की नहीं बल्कि इजाज़तनामे की ज़रूरत पड़ी थी। वो निकाहनामा इसकी नज़रों में इससे पहले कोई अहमियत नहीं रखता था। वो निकाहनामा इन दोनों के रिश्तों को मजबूत कर गया था, इन दोनों के रिश्तों को एक नाम देकर गया था। वो इसकी बीवी बनी थी, तब इसने इसके हकूक़ को हासिल किया था। वो जीता नहीं था, वो हार गया था, और आज इसे अपनी हार का शिद्दत से एहसास हुआ था। हूर उठो, क्या हुआ मेरी जान? कब से जगा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम के आंखें ही नहीं खोल रही। क्या हुआ, तबीयत खराब है? वो उसके पास बेटा बेहद फिक्रमंदी से पूछने लगा था। पहले उसने इसे डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन वो रात इसे यूं ही पड़ी थी, और आज सुबह से तो इसने कोई नमाज भी नहीं पढ़ी थी, और अब दोपहर का 1 बज रहा था, ज़ोहर की नमाज का वक्त था, और वो अब तक नहीं जागी थी। कारिब को परेशानी होने लगी थी, इसलिए इसके पास बेटा बेहद मोहब्बत से इसे जगाने लगा, लेकिन वो तब भी ना जागी। तो इसके पास ही अगर बैठ गया, बेहद नरमी से उसके बाजू पर हाथ रखता, उसे जगाने की कोशिश करता। उसकी तबीयत की खराबी महसूस करते उसने उसके माथे को छूते हुए पूछा था, और इसका शक बिल्कुल सही था। वो बुखार में बुरी तरह से जल रही थी। इसे तो बहुत तेज बुखार है, और मैं ये समझ रहा था कि वो भी जाग नहीं चाहती।
मुझे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना होगा। कब से बीमार हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हालत देखी है अपनी। अगर तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही थी तो मुझे बताती, यूँ इस तरह से पढ़ी हो। हाल देखा है अपना। वो इसे उठाता हुआ बोला। इसकी फिक्रमंदी पर हूर के चेहरे पर एक तलख मुस्कुराहट आ गई थी। वो इतनी मोहब्बत जाहिर कर रहा था, इतना प्यार जता रहा था, लेकिन क्यों? वो इसके लिए इतनी कहाँ से अहम थी कि वो इसकी फिक्र करता? वो इसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों था? वो तो सिर्फ इसके लिए चंद दिन के एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं थी, तो क्यों इसके लिए इतना परेशान हो रहा था? वो अपनी औकात नहीं भूली तो फिर कारिफ शायद इतना रहमदिल कैसे हो गया था कि इसका हाल पूछ रहा था? उठो, मुझे बाद में देख लेना, चादर लो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, ऐसे में लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जल्दी आओ। वो ऐसा से इसे सहारा देते हुए उठाकर वॉशरूम के दरवाजे पर छोड़कर वापस आया और अलमारी से इसके लिए कपड़े निकालने लगा। अपना मुंतखब पर्दा सूट वो इसे देकर खुद कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो तो उसके बदलते हुए अंदाज को देखकर ही परेशान हो गई थी। ऐसा भी क्या हो गया जिसने कारिफ शाह को इस हद तक बदल दिया? कल वो जब इसे वापिस लेकर आया था तब भी इसे यही लगा था कि वो इसे बहुत बातें सुनाएगा, इसे बेइज्जत करेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। वो इसे बेइज्जत करने के बजाय, इसे जलील करने के बजाय इसकी फिक्र कर रहा था, इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा था। आखिर हो क्या गया था? वो समझ नहीं पा रही थी इसे। वो कारिफ शाह से किसी भी अच्छे की उम्मीद नहीं रखी थी। वो खामोशी से चेंज करती अपने गिर्द चादर लिपेटते हुए नीचे की तरफ चली गई, जहाँ कारिफ ने इसके आने का इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप बाप बनने वाले हैं। आपकी मिसेज प्रेग्नेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इनका बीपी बहुत कमज़ोर है। आपको इनका बहुत सारा ख्याल रखना होगा। मैं कुछ हिदायत लिख कर दे देती हूँ, आप इन्हें बाकायदगी से फॉलो करें। ये प्रेगनेंसी की शुरुआत है, यहाँ पर बहुत सारी एहतियात करनी पड़ती है। किसी तरह की लापरवाही आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है और आपको इन्हें खुश रखना होगा। इन्हें हर तरह की टेंशन से दूर रखना होगा ताकि वो एक सेहतमंद बच्चे की माँ बने। अगर सब कुछ यही चलता रहा और वो टेंशन लेती रही तो यकीनन इसका बुरा असर आपके बच्चे पर पड़ेगा, जो आपके लिए हरगिज़ अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप अपनी मिसेज का बहुत सारा ख्याल रखें और इन्हें टेंशन से दूर रखें। डॉक्टर इसे तफसील से बता रही थी, जबकि वो खामोशी से सुन रहा था। ये झटका बहुत बड़ा था कि वो बाप बनने वाला था, इसके साथ बेटी लड़की इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो ये सोच रहा था कि इसके साथ की गई ज़्यादतियों का उजाला किस तरह से करेगा। अल्लाह ने इसे कितना खूबसूरत मौका दिया था। वो जो अपने और इसके रिश्ते का फैसला इसको छोड़ने का कर चुका था, अल्लाह ने इसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी थी और वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। पता नहीं इसे दूसरा मौका देती या ना देती, लेकिन अल्लाह ने इसे दूसरा मौका दिया था इस खूबसूरत खबर के साथ कि वो बाप बनने वाला है। इसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताए कि वो बाप बनने वाला है। वो बहुत खुश था, बेहद खुश। इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी किस तरह से इस पर जाहिर करे। जबकि इस खबर के बाद वो खामोश सी बैठी हुई थी, इसका चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। डॉक्टर ने इसे कुछ इंजेक्शन और एक ड्रिप लगाई थी, जिसके बाद वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन इस खबर ने इसे एक बार फिर से परेशान कर दिया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या फ्यूचर होगा इसके बच्चे का, जबकि इस बच्चे की माँ का ही कोई फ्यूचर नहीं था। ये कैसी आजमाइश है मेरे मौला, मैं खुद अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाई तो अपनी औलाद के लिए क्या कर पाऊंगी? कैसे इम्तिहान में डाल दिया आपने मुझे, मैं कैसे करूंगी ये सब कुछ? क्या ये इतना आसान है? मैं खुद जैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ तो क्या मेरी औलाद भी वैसी ही ज़िंदगी गुजारेगी? मैं खुद नहीं जानती कि मेरे साथ रहने वाला शख्स मेरा कितना है। मैं तो अपनी औलाद का बाप कैसे कह दूँ? वो शख्स जो मुझे देखना पसंद नहीं करता, वो मेरी औलाद को कबूल करेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। वापसी पर आते हुए सारे रस्ते कारिफ शाह के चेहरे पर एक नाकाबिले खामोशी थी। वो कुछ नहीं बोला था, एक लफ्ज़ भी नहीं। बस इतना कहा था कि अपना ख्याल रखो, हालत देखिए अपनी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और इसके अलावा इससे कोई बात ही नहीं की थी। यहाँ तक कि अपने बच्चे के बारे में भी एक लफ्ज़ नहीं बोला था। सारा सफ़र खामोशी से कट गया था और इसकी खामोशी ने उसे खौफज़दा कर दिया था। वो क्यों चुप था? क्या इसे अपने होने वाले बच्चे से मोहब्बत नहीं थी? क्या वो इस बच्चे को नहीं चाहता था? अगर वो इस बच्चे की माँ को अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं करता था तो इस बच्चे को क्या अपनी औलाद के तौर पर कबूल करेगा? नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। अगर कारिब ने इसके बच्चे को कबूल ना किया तो यकीनन इस बच्चे को ख़त्म करने के बारे में सोचेगा, और वो एक माँ थी, वो अपने बच्चे को खुद से दूर होने नहीं दे सकती थी। अभी से पता चले हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि इसके वजूद में एक और वजूद सांस ले रहा है और वो अपने आप को बेहद अहम महसूस करने लगी थी। वो एक ही दिन में अपने आप के लिए ख़ास हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर एक नन्हा सा वजूद पड़ रहा था। लेकिन कारिब के लिए वो वजूद कितनी अहमियत रखता था, कारिब शाह के अंदर कल से आने वाला बदलाव को देखते हुए पहले ही सहमी हुई थी। ना जाने वो कब क्या धमाका कर दे, कौन सा झटका
اس کی نازک سی جان کو دے۔ اور جہاں اسے ایک اور خبر ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نواز دیا تھا، اپنی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت اس کے حوالے کی تھی، اسے ماں بننے کا سکھ دیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے آسان ہوگا کیا؟ قاریب اس کی اولاد کو قبول کرے گا؟ وہ اسے اپنا بچہ قبول کرے گا؟ اگر وہ قبول نہیں کرتا تو بھی اس کے وہ ہاتھ پیر جوڑ لے گی۔ اس کے بدلے اگر وہ اسے آزادی دے دے تو اسے اعتراض نہیں تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر اس بچے کے لیے اس نے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کی دھمکی دی تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہ اس ننھے سے وجود کو خود سے الگ نہیں کرے گی، یہ اللہ کا دیا تحفہ تھا، وہ اسے اپنے لیے اللہ سے بھلائی مانگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کے روپ میں اس کی راہیں آسان کی ہوں، وہ کیوں اس تحفے کو ٹھکرائے گی؟ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ اگر اسے قاریب شاہ کا مقابلہ کرنا پڑا تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، یہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اور اس وقت وہ اپنے لیے ہمت مانگ رہی تھی، اپنے شوہر سے لڑنے کا حوصلہ مانگ رہی تھی، اور اسے یقین تھا جس اللہ نے اسے اتنا نوازا ہے اسے یوں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے فون کر رہا تھا، لیکن آپ کسی سیاست کے میٹنگ میں گئے ہوئے تھے۔ کوشش کے باوجود بھی میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ ویسے تو منشی نے کہا تھا کہ وہ آپ کو بلا دے گا، لیکن پھر میں نے کہا کہ مجھے آپ سے 2-3 منٹ کے لیے بات نہیں کرنی بلکہ لمبی بات کرنی ہے، تو ٹائم بھی زیادہ لگے گا، بس اسی لیے میں نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسے ہو تم؟ بہت شکریہ میرا بچہ میرے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ میں خود بھی تم سے بات کرنا چاہتا تھا، پھر سوچا کہ تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، تم ہنی مون پر ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے، بابا جان آپ مجھے کبھی بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے کہ آپ دادا بننے والے ہیں اور میں باپ بننے والا ہوں۔ بابا جان میں بہت خوش ہوں، بہت خوش، اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا۔ اب یہ خوشی میں نے بھی کسی سے شیئر نہیں کی، بس آپ کو بتایا، اور میں یہ اپنی خوشی سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا تھا، کیونکہ ہر میری خوشی پر سب سے پہلے حق تو آپ کا ہے، تبھی تو میں نے حور کو بھی مبارکباد نہیں دی، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ بہت خوشی سے انہیں بتا رہا تھا، جبکہ شاہ صاحب کے ارد گرد تو جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو قاریب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے کہ وہ لڑکی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ وہ بہت حیرانی سے اسے سن رہے تھے، ان کا پورا جسم جیسے کان بنا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ قاریب کہہ دے کہ بابا میں تو مذاق کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر ان کے کانوں نے وہ سنا جو وہ کبھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ ہاں بابا جان میں باپ بننے والا ہوں اور آپ دادا بننے والے ہیں، کیا آپ کو سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اپنے باپ کو افسردہ دیکھ کر پریشان ہوا۔ ارے نہیں میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا باپ تمہاری خوشی میں خوش نہیں ہوگا؟ یہ سچ ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میرے خاندان کا وارث آنے والا ہے، اس سے زیادہ اس خبر کا انتظار اور کس کو ہوگا؟ تو مجھے یہ بتاؤ واپس کب آ رہے ہو؟ بس اب جلد سے جلد گھر واپس آ جاؤ، وہ لڑکی بھی وہاں اپنا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ پائے گی، اسے ویلی آ جانے چاہیے، یہاں پر ملازمین ہے، تمہاری ماں یہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے، اس کا بھی پہلا بچہ کہاں ہر چیز کو سنبھالے گی، بہتر ہے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ تاکہ یہاں اس کا خیال رکھا جائے، وہ لاپرواہ سی لڑکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنی لاپرواہی میں کوئی نقصان کر دے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل تمہارا دل اس سے بھر جائے گا اور تم اسے چھوڑنے کے لیے مجھے فون کرو گے، لیکن تم نے تو لگتا ہے ایک ایسی عورت سے بچہ پیدا کرنا جس کی کوئی اوقات نہ ہو، مجھے نہیں لگتا کہ تم ایسا کچھ کرو گے۔ خیر وہ تمہارا بچہ ہمارے لیے بہت عزیز ہے، تم اس لڑکی کو واپس لے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی بھی نقصان ہو، اور تم بھی اب گھر واپس آ جاؤ، بہت دن ہو گئے ہیں، تمہارا چہرہ نہیں دیکھا میں نے، اتنے دن گھر سے باہر نہیں رہتے، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، آنکھیں ترس گئی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ ان کے لیے میں حور العین کے لیے جتنی نفرت تھی، اپنے بیٹے کے لیے اتنی ہی چاہت، اتنی ہی محبت تھی، وہ حور کے لیے ان کے دل میں کبھی محبت پیدا کر ہی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ کوشش کی تھی، آج بھی اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اسے کوئی مطلب نہ تھا حور العین کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ اسے بہت عزیز ہو گئی تھی، اور اب تو وہ اسے کوئی تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ ہر وقت اس کے پاس رہنا چاہتا تھا، لیکن سب سے پہلے یہ خبر اپنے بابا جان کو سنانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی ساری خوشیوں پر سب سے پہلا حق تو ان کا تھا، اس کے حساب سے تو اسے سب سے پہلے اس نے انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی، اور انہیں یہ خوشخبری سنانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا، لیکن کمرے میں جانے سے پہلے اس نے خوبصورت سرپرائز تیار کروایا تھا حور کے لیے، تاکہ وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکے، اسے یقین تھا وہ بھی بہت خوش ہوگی، اگر آخر یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہ تھی، وہ باپ بننے والا تھا اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، ان کا پہلا بچہ دنیا میں آنے والا تھا، کل تک وہ جس گلڈ میں مطبلا تھا یہ سوچ رہا تھا کہ اسے معافی کیسے مانگے، اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کی مرضی کے ساتھ، اگر وہ بھی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہے تو وہ واپس اس کے ساتھ زبردستی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی مرضی اس کی رضامندی چاہتا تھا، لیکن اللہ نے جسے اس کی رضامندی دے دی تھی اس کی اولاد کی صورت میں، اسے یقین تھا کہ اب وہ اسے ہرگز الگ نہیں ہونا چاہے گی، وہ بھی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گی جس میں وہ دونوں اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ بھی ان کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بابا کو یہ
اس کے بابا کو یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی تھی اور ان کے خاندان کا وارث لانے جا رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو ہرگز نہیں تھی۔ ڈنر تیار کروا کر وہ جلدی سے ہوٹل کے اندر داخل ہوا تھا جس پر اس نے ٹیبل بک کروانے کا آرڈر دیا تھا جس میں وہ آج رات ڈنر کرنے والے تھے۔ اس نے ہوٹل کے مینیجر کو خاص ہدایت کر دی تھی کہ اس کی ٹیبل کو ساری کینڈیز اور پھولوں کے ساتھ سجایا جائے۔ وہ اپنی بیوی کو اسپیشل فیل کروانا چاہتا ہے، اس کے لیے سرپرائز تیار کرنا چاہتا ہے۔ مینیجر بھی یقیناً اس کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، اسی لیے بے فکر ہونے کا کہتا اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہہ چکا تھا اسے، جبکہ وہ خود اس کے لیے اسپیشل ٹیبل بک کروانے گیا تھا۔ ساتھ میں اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جب تک وہاں پر رہیں گے تب تک وہ اس کے کمرے کو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کروا دیں۔ آج اس کی اور اس کی بیوی کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے لمحات کو اور بھی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ بیڈ پر خوبصورت لیکن بہت بڑا ٹیڈی بیئر ہونا چاہیے جو کہ ان دونوں کے بیچ ایک بچے کی موجودگی کا احساس دلائے۔ اس کے علاوہ کیک پر اس کی بیوی کا نام اس خوبصورتی سے لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہدایت تھیں جس کو وہ فالو کر رہا تھا۔ ایسے امیر لوگوں کو خوش کرنا، ان کی مرضی کے مطابق چیزیں دینا تو وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اتنا کے لوگوں کو خوش رکھنے کے بعد ہی تو وہ بھی خوش رہ سکتے تھے۔ آخر یہ ہوٹل انہی امیروں کی عیاشی سے تو چلتے تھے، ان کو ناراض کر کے وہ کبھی بھی اپنے کام خراب کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ نماز ادا کرنے کے بعد جا نماز اٹھا رہی تھی۔ تم رکو، میں کرتا ہوں۔ اس کے جھکنے سے پہلے ہی وہ جا نماز اٹھا کر رکھنے لگا۔ چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی، وہ ہر طرح سے پرسکون دینا چاہتا تھا اسے۔ تم زیادہ دیر یوں کھڑی مت رہو تو اچھا نہیں ہے تمہاری صحت کے لیے۔ یہاں بیٹھو۔ وہ اسے بیڈ پر بیٹھا تھا، بہت محبت سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ تمہارا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس کنڈیشن میں لڑکیاں کیا کھاتی ہیں؟ مجھے یہ تو نہیں پتا لیکن بہت کچھ کھانے کو دل کرتا ہے نا۔ پریگننٹ لیڈی عورتوں کا عام عورتوں کے موڈ سے ذرا الگ ہوتا ہے، تو اس حساب سے تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، میں تمہارے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جس سے تم خوش ہوگی نا تو اس سے ہمارے بچے کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیبی بہت صحت مند ہو، تمہاری طرح تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ تمہارا بہت سارا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، تم بہت کمزور ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں فقط تمہارا ہی خیال رکھوں گا، تمہیں خود بھی اپنا خیال رکھنا پڑے گا۔ چلو آجاؤ، میں نے تمہارے لیے ڈنر پلان کیا ہے، مل کر ڈنر کرتے ہیں۔ وہاں سے واپس آئیں گے تو تمہارے لیے ایک بہت پیارا سا گفٹ بھی ہے، اصل میں تمہارے لیے نہیں، میرے ہونے والے بیبی کے لیے۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ حور حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ اس بچے کو قبول کر رہا ہے؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا؟ کیا اللہ نے اس کی راہیں آسان کر دی تھی؟ اس کی حیرانگی اور پریشانی کو دیکھتے اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے کندھے پر پھیلاتا ہوا وہ اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں لیکن ایک اچھا باپ بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اپنے بچے کا بہت خیال رکھوں گا، میں ایک اچھا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میں ان سب کو بھلا کر تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اپنے ہاتھ میں تھامے اس کا ہاتھ وہ آہستہ آہستہ تھامے چل رہا تھا جبکہ حور کے لیے اس کے لفظوں پر یقین کرنا تقریباً ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں قاریب؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ سچ کہہ رہا ہوں میں اپنی ساری غلطیوں کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ میں جانتا ہوں اس دن تمہارے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی ہوگی کہ جس شخص نے تمہارا ہاتھ پکڑا اس کے منہ پر تھپڑ مار دو، ایسے ہی جیسے تم نے مجھے مارا تھا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ میرا دوست تھا۔ اگر وہ میرا دوست نہ ہوتا تو تم اسے اس کی اوقات ضرور یاد دلاتی۔ آئی ایم سوری، میں نے تم سے سب کچھ چھین لیا لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں سب کچھ واپس کر دوں گا، تمہارا مان، تمہارا غرور، تمہاری عزت، ہر وہ چیز جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دو، میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بہت برا کیا، معافی کے لائق نہیں ہوں میں، لیکن پھر بھی میں تم سے معافی کی امید رکھتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک حور نے اس کے ہاتھ تھام کر اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حور میری جان، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ غلطی میری ہے اور رو تم رہی ہو۔ تمہاری آنکھوں سے یہ آنسو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتا ہوں میں، ان آنسو کو تمہاری زندگی سے نکال دینا چاہتا ہوں اور تم رو رہی ہو۔ پلیز یار رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ جانتا ہوں بہت برا سلوک، بہت برا رویہ رکھا ہے میں نے، لیکن پھر بھی میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں اپنی تمام تر غلطیوں کی تم سے معافی چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے میرے بچے کو مجھ سے دور مت کرنا اور نہ ہی تم مجھ سے دور جانے کی بات کرنا۔ بہت محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے، اتنے سالوں تک میں نے عیاشی کی زندگی گزاری ہے لیکن آج تک مجھے کسی سے محبت نہیں ہو کیونکہ وہ سب ناجائز تعلق تھے۔ میں نے تم سے تعلق جوڑا، سمجھ میں نہیں آیا محبت کسے کہتے ہیں۔ میرے اتنے برے سلوک کے بعد بھی تم نے کبھی اپنے محروم کو خود سے محروم نہیں کیا۔
तुम ने मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं दिलाया। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी अज़ाब कर दी थी, लेकिन तुमने कभी शिकवा ही नहीं किया। तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है हुरूलैन। मुझे ये बात कहते हो बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को बहुत खुश रखूँगा। मैं एक अच्छा शौहर, एक अच्छा बाप बनने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके सामने खड़ा उसे अपने सीने से लगाए आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा था, जबकि वो अपने रब के आगे सर झुकाने के लिए बेचैन हो रही थी। अब हम चलते हैं, यहाँ रायदरी में खड़े बहुत से लोग हमें यहाँ देख रहे हैं। उसने उसे इस जगह का एहसास दिलाया तो वो पल भर में शर्मिंदा होती उससे अलग हुई थी, जबकि कारिब शाह ने मुस्कुराते हुए इसके गिर्द अपना बाजू फैलाकर कदम आगे बढ़ाए थे। एक नई और हसीन शुरुआत के साथ